Good morning, students. As you already discussed or know how to issue shares, आपने इशू ऑफ शेयर्स के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसी से रिलेटेड अब हम इशू ऑफ डिबेंचर्स जो है टॉपिक करेंगे। इशू ऑफ डिबेंचर्स जो है डिफरेंट शेयर्स से कैसे है। डिबेंचर्स जो है डेब्ट होते हैं और शेयर्स क्या है, ओनर्स कैपिटल होती है। तो हम इसी के बारे में आज हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। तो फर्स्ट थिंग इज़ व्हाट इज़ डिबेंचर। डिबेंचर इज़ अ रिटन इंस्ट्रूमेंट जो है और डॉक्यूमेंट इशूड बाय द कंपनी एक्नॉलेजिंग अ डेप्ट। डेप्ट का मतलब है कि उन्होंने लोन लिया हुआ है, इसका एक्नॉलेजमेंट एक सर्टिफिकेट के द्वारा या एक डॉक्यूमेंट के द्वारा दिया जाता है। अब जब हम डिबेंचर्स इशू करते हैं तो पूरा इस डॉक्यूमेंट में स्पेसिफाई होता है कि कितने पैसे देते। प्रिंसिपल अमाउंट का मतलब है कितना हमने पैसा लिया है, कब उसको पेमेंट करनी है, इंटरेस्ट उस पर कितना है और किस रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये सब कुछ उस डॉक्यूमेंट में लिखा जाता है। डिबेंचर्स जो शब्द है उसमें डिबेंचर स्टॉक और बॉन्ड्स दोनों इंक्लूड होते हैं। फिर है द पर्सन टू होम डिबेंचर्स आर इशूड, उसको डिबेंचर होल्डर बोलते हैं। जो व्यक्ति डिबेंचर्स को होल्ड करते हैं उनको डिबेंचर होल्डर कहा जाता है। ये बोरिंग है, इसको लॉन्ग टर्म बोरिंग बोलते हैं। इट इज़ जनरली सिक्योर्ड बाय द वे ऑफ। अब नेक्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है मैं बता रही हूँ जो है वो ये है बेटा आपका कि डिबेंचर्स जो हैं जब भी हम इशू करेंगे वो यूजली सिक्योर्ड होते हैं। दीज आर सिक्योर्ड। सिक्योर्ड का मतलब क्या है कि सिक्योर्ड वह है उनको जो है हमने मॉर्गेज करा होता है बाय वे ऑफ एसेट्स, यानी एसेट्स के द्वारा हम इसको मॉर्गेज करते हैं। तो दीज आर सिक्योर्ड बाय वे ऑफ चार्ज। दिस चार्ज जो है, ये जो चार्ज हम एसेट का जो होता है ये फिक्स भी हो सकता है और फ्लोटिंग भी हो सकता है। अब फिक्स और फ्लोटिंग का मतलब क्या है। फिक्स चार्ज का मतलब है कि आपने एक पर्टिकुलर एसेट, मान लीजिए फर्नीचर है, तो वो चार्ज जो है आप अगर मान लीजिए डिबेंचर्स जो है आपके पास पैसा नहीं है तो डिबेंचर को रिपे करने के लिए आप सिर्फ फर्नीचर को ही जो है बेचकर उसका पैसा चुका सकते हो। फ्लोटिंग का मतलब क्या होता है, बहुत सारी एसेट्स का ऊपर फ्लोटिंग चार्ज होता है, यानी सारी एसेट्स के ऊपर अगर ऐसे फ्लोटिंग चार्ज होता है तो उन सब एसेट्स को पहले आप रियलाइज करोगे और जो उसका पैसा है उसको आप यूज़ कर सकते हो इन रिपेइंग द डिबेंचर। अब इंटरेस्ट है, जब भी हम डिबेंचर्स को, क्योंकि बेटे पता है डिबेंचर्स लोन है, तो जब भी हम डिबेंचर्स को बेटा लोन जो है इंटरेस्ट देंगे, जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है ये चार्ज है। चार्ज का मतलब हमें देना ही देना है, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, हमें इसको देना ही पड़ता है। इन केस ऑफ बॉन्ड जो है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट प्री डिटरमाइंड लाइक जीरो कूपन बॉन्ड। देखो जीरो कूपन बॉन्ड का मतलब क्या है, जो इंटरेस्ट रेट है वो डिफाइन नहीं होता, कि फिक्स नहीं होता कि 10% है या 12% है। जीरो कूपन बॉन्ड का मतलब ये होता है कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है हमें पहले से पता नहीं होता। अब स्पेसिफिक जो है आपका रेट ऑफ डिबेंचर जो है, स्पेसिफिक कूपन रेट ऑफ डिबेंचर जो है उसका मतलब क्या है कि जब डिबेंचर जो है इशू किए जाते हैं एक स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट से, उस इंटरेस्ट रेट को बोलते हैं हम कूपन रेट। तो कूपन रेट क्या है, इंटरेस्ट रेट को बोलते हैं हम कूपन रेट। तो दिस स्पेसिफिक रेट में बी फिक्स। जो इंटरेस्ट रेट है वो फिक्स भी हो सकता है, वो फ्लोटिंग भी हो सकता है। फ्लोटिंग रेट इज लिंक्ड विद द बैंक रेट। अगर जो है आपका फिक्स है तो जैसे 10% डिबेंचर हमने बोला या 12% डिबेंचर हमने बोला तो ये फिक्स है, उतना ही रेट ऑफ इंटरेस्ट जाएगा। अगर फ्लोटिंग है तो जैसे जैसे बैंक का रेट बढ़ता और घटता है उस हिसाब से डिबेंचर का इंटरेस्ट जो है वो कम और ज़्यादा होता रहता है। नेक्स्ट है आपका जीरो कूपन रेट डिबेंचर, जिसको हम बॉन्ड्स बोलते हैं। जीरो कूपन बॉन्ड्स का मैंने आपको पहले भी बताया है कि इन पर जो डिबेंचर का रेट है वो फिक्स नहीं होता, स्पेसिफिक नहीं होता। दे आर यूजली इशूड, जो इन्वेस्टर्स ऑफ सच डिबेंचर्स आर इशूड, जो डिबेंचर जो इशू होते हैं ये हमेशा एक डिस्काउंट पे इशू होते हैं। डिस्काउंट का मतलब क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द फेस वैल्यू और इशू वैल्यू। जो डिबेंचर की जो फेस वैल्यू है, मान लीजिए 1000 डिबेंचर, उनकी फेस वैल्यू 100 रुपये है, तो वो उसकी फेस वैल्यू कहलाएगी जो है। और इशू जो कर रहे हैं हमने यूजली क्या है उसको इशू जो करते हैं
वो कम प्राइस पे करता है। तो जो दोनों का डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं, वो उसका क्या कहलाता है, इंटरेस्ट। यानी जो डिफरेंस आता है फेस वैल्यू का और आपका इशू प्राइस का जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं हम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। इसलिए इसको बोलते हैं जीरो कूपन रेट। बेसिकली ये इशू प्राइस से कम प्राइस, जो इशू प्राइस जो है अलग होती है फेस वैल्यू से, जो डिफरेंस है वो आपका इंटरेस्ट कहलाता है। अब डिबेंचर्स, क्योंकि आपको पता है बोरिंग है, तो हम कहाँ शो करते हैं इसे, इक्विटीज़ और लायबिलिटी की जो हेडिंग है बैलेंस शीट में उसको शो करते हैं अंडर द हेडिंग नॉन करंट लायबिलिटी एंड अंडर द हेडिंग करंट लायबिलिटी। इसका मतलब क्या है, देखो बेटा, करंट लायबिलिटी में जब डिबेंचर्स को तब शो किया जाता है जब उनको करंट ईयर में रीपे करना है। जैसे मान लीजिए 10,000 के डिबेंचर हैं, 10,000 में से 5,000 के डिबेंचर इस साल रिडीम हो रहे हैं, यानी उनकी हमें पेमेंट कर रहे हैं। तो जो इस साल रिडीम हो रहे हैं बेटे, जिसकी हमने पेमेंट करनी है, वो हमारी होगी करंट लायबिलिटी, उसको हम करंट लायबिलिटी में दिखाएंगे। और जो बाकी बच गए 5,000, उनको हम कहाँ दिखाएंगे, नॉन करंट। बेसिकली डिबेंचर नॉन करंट लायबिलिटी होती है, लेकिन जो पोर्शन ऑफ डिबेंचर आप रीपे करते हो उस पोर्शन को आप जो है करंट लायबिलिटी में जो है दिखाते हो, और जो नहीं रीपे करते हो उसको हम नॉन करंट लायबिलिटी में दिखाते हैं। इसी चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ है 12th पॉइंट में भी बेटे, देखिए कि इफ़ डिबेंचर्स आर रीपेड और ड्यू फॉर पेमेंट विद इन 12 months फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ बैलेंस शीट, दीज डिबेंचर्स आर शोन। अगर मान लीजिए आपकी बैलेंस शीट की डेट है 31 मार्च 2019, तो उस डेट से जो है 12 महीने तक जो भी डिबेंचर्स ड्यू हैं या उनकी पेमेंट करनी है उसको हम करंट लायबिलिटी में शो करते हैं बैलेंस शीट में, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी हो गई या शॉर्ट टर्म लोन्स हो गए। मान लीजिए फॉर एग्जांपल, मैंने आपको अभी एग्जांपल बताया है, सेम उसी को रिपीट कर रही हूँ कि मान लीजिए 1 लाख की डिबेंचर है और उसकी वैल्यू है 100 रुपये की, एक डिबेंचर की वैल्यू है, उसकी फेस वैल्यू है 100 रुपये। तो 10,000 डिबेंचर जो हैं ड्यू हैं फॉर रीपेमेंट विद इन 12 months फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट। आपकी बैलेंस शीट की डेट से जो है सिर्फ 10,000 डिबेंचर उनकी पेमेंट करनी है। तो जो 10,000 डिबेंचर्स हैं वो आप करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेप्थ हो गई, अंडर द हेडिंग करंट लायबिलिटी में उसको दिखाएंगे, और जो बाकी के बच गए जो है उसको हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में दिखाएंगे। देखिए बेटे, ये लिखा हुआ है जो है आपको करंट लायबिलिटीज़ और करंट लायबिलिटी एंड अदर करंट लायबिलिटी। अदर करंट लायबिलिटी में वो चीज़ आएगी, वो डिबेंचर आएंगे जो कि आपको जो है 12 महीने के अंदर जिनकी पेमेंट करनी है। अब नोट्स टू अकाउंट्स पे देख लीजिए, नॉन करंट लायबिलिटी में आपके आ गए 9 लाख, क्योंकि 90,000 डिबेंचर हैं, सो गया। और जो अदर करंट लायबिलिटी में है वो 1,000 डिबेंचर जो कि आपने रीपे करने हैं इसी साल, यानी 12 महीने के अंदर अंदर करिए। 1 साल के अंदर अंदर जो डिबेंचर ड्यू होते हैं पेमेंट के लिए उनको अदर करंट लायबिलिटी में शो किया जाता है, और उसकी एक्सप्लेनेशन आपको नीचे दी हुई है। अब ऐसे ही आगे चलते हैं, अगर हम देखें कि डिबेंचर्स जो हैं जैसे शेयर्स इशू होते हैं बेटा, ऐसे डिबेंचर्स कैश में भी इशू होते हैं, प्रीमियम पे भी इशू होते हैं, अदर देन जो है फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश भी होते हैं। अब 2 तरह की कंपनी होती है, आपको पता है, लिस्टेड कंपनी एक होती है और एक होती है आपकी अनलिस्टेड कंपनी। आप लिस्टेड कंपनी जो है इशू कर सकती है डिबेंचर फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन, लेकिन जो अनलिस्टेड कंपनी है यानी जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट नहीं है वो डिबेंचर्स पब्लिक को इशू नहीं कर सकती। ये क्वेश्चन आपके एक एक नंबर के उसमें आ सकते हैं, इसलिए मैंने इसके नोट्स बनाए हैं। दो बोथ लिस्टेड एंड अनलिस्टेड कंपनी में इशू डिबेंचर्स, लेकिन अगर मान लीजिए अनलिस्टेड और लिस्टेड कंपनी दोनों हैं, वो डिबेंचर्स पब्लिक को इशू जो है नहीं कर सकती अनलिस्टेड कंपनी, लेकिन दो लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनी दोनों ही डिबेंचर्स इशू कर सकती हैं। कैसे? बाय प्राइवेट प्लेसमेंट। तो प्राइवेटली जो है ये डिबेंचर्स को इशू कर सकती है। अब सेबी ने प्रिस्क्राइब किया है कि कम से कम, देखो कंपनीज एक्ट ने कुछ नहीं बोला है जो है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन के बारे में, लेकिन सेबी ने बताया है कि 75% ऑफ द इशू ऑफ डिबेंचर शुड बी सब्सक्राइब बिफोर अ कंपनी अलॉट्स डिबेंचर। तो अलॉटमेंट करने से पहले कंपनी के पास 75% जो है डिबेंचर्स का पैसा सब्सक्राइब हो जाने चाहिए, तभी जो है उसी को हम मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट कहते हैं जो है डिबेंचर्स का।
अभी मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि डिबेंचर कैश के लिए भी इशू होते हैं, कंसिडरेशन अदर देन कैश भी होते हैं, एज कोलेट्रल सिक्योरिटी, ये भी हम एक्सप्लेन करते हैं कि क्या मतलब है इसका। डिबेंचर्स जो है फॉर कैंसिल, अब देखिए कि क्या होता है डिबेंचर का हम पार पे इशू करें। पार का मतलब है जो फेस वैल्यू है उसी पर। मान लीजिए फेस वैल्यू 100 रुपये है तो 100 रुपये पर, अगर फेस वैल्यू 50 रुपये है तो 50 रुपये पर, अगर फेस वैल्यू 500 रुपये है तो 500, वो फेस वैल्यू कहलाई जाती है, तो उसको बोलते हैं एट पार। तो जो फेस वैल्यू है उसी पर इशू होती है तो उसको बोलते हैं एट पार। अगर फेस वैल्यू से ज़्यादा पे इशू होती है एट प्रीमियम, और अगर फेस वैल्यू से कम में इशू होती है तो एट डिस्काउंट होता है। तो कंपनीज एक्ट ने कोई स्पेसिफाई जो है मैक्सिमम अमाउंट नहीं बताया कि कितना डिस्काउंट जो है डिबेंचर पर अलाउड करेंगे। जो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर जो होता है ये डेबिट किया जाता है, क्योंकि ये लॉस है। हम डिबेंचर्स अगर डिस्काउंट पर इशू कर रहे हैं तो ये क्या है, लॉस है। अब क्या होता है, डिबेंचर्स जो हम इशू करते हैं या तो पैसा एक साथ आ जाए, उसको बोलते हैं हम लमसम। लमसम का मतलब क्या है, जब हम डिबेंचर्स को इशू करते हैं तो मान लीजिए 500 रुपये का डिबेंचर है, तो या तो हम पैसा 500 रुपये एक साथ मांग ले, उसको बोलते हैं हम लमसम। जब हम पैसा एक साथ मांगते हैं तो उसको बोलते हैं इशू ऑफ डिबेंचर, जब इशू प्राइस ऑफ डिबेंचर इज रिसीव इन लमसम। तो जैसे आपने शेयर्स पे किया सेम वैसे ही लिखना है, शेयर कैपिटल के बजाय सिर्फ डिबेंचर अकाउंट आ जाता है। तो जो सबसे पहले आपने पैसा रिसीव करोगे, डिबेंचर आपने इशू करे हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ये क्यों लिखा है, खाली एप्लीकेशन अकाउंट नहीं लिखा, हमने लिखा है एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। इसका मतलब क्या है कि पैसे हम एक साथ मांग रहे हैं, इसलिए हमने दोनों अकाउंट को क्या किया है, क्रेडिट किया है। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ये तब लिखा जाता है जब पैसे हम लमसम में लेते हैं, यानी एक साथ लेते हैं। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, डिबेंचर्स को अलॉट करते हैं। तो डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, यहाँ पर ये जो परसेंटेज लिखा हुआ है, यहाँ पर 10% है तो 10% लिखेंगे, 12% है तो 12% डिबेंचर अकाउंट है। अदरवाइज शेयर्स पे क्या लिखते थे, शेयर कैपिटल अकाउंट लिखते थे, तो शेयर कैपिटल के बजाय आपने यहाँ पर डिबेंचर अकाउंट लिखना है। फिर अगर मान लीजिए एक्सेस एप्लीकेशन आ गई, जैसे शेयर में आती हैं, तो सेम एंट्री होगी कि अगर आपके पास ज़्यादा आ गई है एप्लीकेशन तो उस एक्सेस पैसे को रिफंड करने के लिए जो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, पैसा हम रिफंड करेंगे। अब दूसरा केस क्या है कि अगर हम डिबेंचर्स का जो पैसा है वो एक साथ न मंगवा कर इंस्टॉलमेंट में लेते हैं तो अगर हम पैसा इंस्टॉलमेंट में लेते हैं, इशू जो डिबेंचर को इशू कर रहे हैं, मान लीजिए 100 रुपये के डिबेंचर हैं, हम पार्ट्स में उसका पैसा ले रहे हैं, एक साथ नहीं ले रहे, तो सेम शेयर्स कैपिटल की तरह से ही डिबेंचर की एंट्री होगी, सिर्फ डिबेंचर अकाउंट लिखते हैं शेयर कैपिटल की बजाय। सबसे पहले हम पैसा रिसीव करेंगे एप्लीकेशन मनी का, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, जैसे शेयर एप्लीकेशन होता है ऐसे डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट होगा। फिर उन शेयर्स को जो है क्या करेंगे, एप्लीकेशन मनी को जो है ऑन अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर जो है हम उसको ट्रांसफ़र करेंगे डिबेंचर अकाउंट में, जो है डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू। परसेंटेज का मतलब यहाँ पर जो भी परसेंटेज दिए हैं डिबेंचर का, यानी जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ तो खाली डिबेंचर अकाउंट लिखते हैं। अगर एक्सेस पैसा है तो हम वापस करते हैं डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। अगर हमें एडजस्ट करना है तो हम ये वाली एंट्री होती है, जैसे शेयर कैपिटल को एडजस्ट करते हैं ना अलॉटमेंट में, ऐसे ही डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। जब हम पैसा को जो एप्लीकेशन मनी ज़्यादा आ गई है उसको हम अलॉटमेंट में एडजस्ट करते हैं तो डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट लिखते हैं, और अगर हम वापस करते हैं पैसा तो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट करते हैं। फिर आ जाइए आगे बेटा, जो है हम अलॉटमेंट मनी को क्या करेंगे, कॉल करेंगे। डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट हम कॉल करते हैं। पहले हमेशा सिर्फ एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की एंट्री बैंक अकाउंट होती है, बाकी जो एंट्री होती है अलॉटमेंट से पहले जो है अलॉटमेंट मनी ड्यू होगी, उसके बाद रिसीव होगी। तो डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% या 12% डिबेंचर अकाउंट ऑन रिसिप्ट ऑफ अलॉटमेंट मनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। कॉल मनी रिसीव करते जैसे शेयर की करते हैं वैसे ही यहाँ भी करते हैं। डिबेंचर कॉल अकाउंट फर्स्ट कॉल है तो फर्स्ट कॉल लिख देंगे टू 10% डिबेंचर अकाउंट ऑन रिसिप्ट मनी। तो हमेशा जैसे शेयर्स का करते हैं सेम वही प्रोसीजर है, इसमें कोई नई चीज़ आपकी नहीं है।
ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं कि व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एट पार, जो है यानी 100 का अगर एक डिबेंचर है और 100 में ही इशू हुआ है, पार का मतलब है जिस एक डिबेंचर की जो कीमत जो है उसी पर वो इशू है, उसको बोलते हैं इशू ऑफ डिबेंचर एट पार। इसको हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है कर रहे हैं, जो है आप देखिए बेटा, जो है मान लीजिए एसपी को कंपनी जो है उसने इशू करे हैं, ये नंबर होता है बेटा, जो है ये 20,000 जो है ये नंबर ऑफ डिबेंचर है, ये 9% क्या है, ये रेट ऑफ आपका इंटरेस्ट है, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका जो है वो 9% है, यानी इन डिबेंचर्स को हमें इंटरेस्ट कितना देना है, 9% है। नंबर कितने हैं, 20,000 है। एक डिबेंचर कितने का है, 100 रुपये का। एट पार का मतलब है हमने 100 का डिबेंचर 100 में ही जो है इशू किया है। पेबल ऑन एप्लीकेशन बाय 1 अप्रैल 2020, एप्लीकेशन वर रिसीव्ड, बट 20,000 ही एप्लीकेशन आई हैं। अलॉटमेंट वाज मेड ऑन 1 अप्रैल, 5 अप्रैल, यानी 1 अप्रैल को हमने एप्लीकेशन मांगी और शेयर्स को अलॉट कर दिया हमने 5 अप्रैल को। तो इस क्वेश्चन को इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है हमने सारे के सारे पैसे एप्लीकेशन पर ही मांगे हैं। तो सबसे पहले हम एंट्री करेंगे रिसीव करने की, क्योंकि लमसम है यानी सारे पैसे एक साथ आ रहे हैं। तो 20,000 जो नंबर ऑफ डिबेंचर हैं उसका जो 100 रुपया है वो एक साथ आ रहा है एप्लीकेशन जो है अमाउंट पर ही। तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट की एक ही एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। जैसे शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट होता है ऐसे ही ये। तो ये हमने 20,000 को मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। ऐसे ही शेयर इसको हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं जो आपके डिबेंचर अकाउंट है। 9% क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, उस अमाउंट को हमने ट्रांसफ़र कर दिया। तो ये वो केस है जब जो है हम लमसम जो है पैसा हमने रिसीव कर लिया है। अगर हमारा केस जो है दूसरा है कि जिसमें हम इंस्टॉलमेंट में हम पैसा जो है डिबेंचर से ले रहे हैं, तो कैसे करते हैं बेटा। अगर डिबेंचर्स का पैसा जो है इंस्टॉलमेंट यानी 100 रुपये में लेने एक डिबेंचर से, अब हम उसको एक साथ नहीं ले, 100 रुपये मांग रहे उससे, तो उसको हम टुकड़ों में मांग रहे हैं, उसको बोलते हैं इंस्टॉलमेंट। तो 100 रुपये को पहले 20 रुपये आप एप्लीकेशन में मांग रहे हैं, एंड बैलेंस ऑन अलॉटमेंट, यानी बच गए कितने, 100 में से 20 गए तो 80 बच गए बेटा। तो 80 रुपये आप अलॉटमेंट में मांग रहे हैं, और रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर, इसका मतलब है 5 साल बाद ये डिबेंचर को हमें पे करना है। डिबेंचर्स एप्लीकेशन आई हैं और अलॉटमेंट भी आपने दे दी है। अब जो है आपको एंट्री करके हम बताएंगे। सबसे पहले जो है चाहे शेयर हो चाहे डिबेंचर हो, हम रिसीव की एंट्री करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, जहाँ पर 10% डिबेंचर है, ये वो डिबेंचर अकाउंट में लिखते हैं। ये जो 10% यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है कितना है, 10% है। तो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पर बटे देखिए कि जो है नंबर ऑफ डिबेंचर कितने हैं, 4,000, और एक डिबेंचर का जो एप्लीकेशन मनी कितनी है, 20 रुपये। तो 4,000 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो 80,000 आ गया। फिर इस एप्लीकेशन मनी को हम डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, अलॉटमेंट कर रहे हैं, यानी डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट, यानी अलॉटमेंट ऑफ 4,000 शेयर जो है, जो कि 100 रुपये का एक है। फिर उसके बाद जो है अब जो रिमेनिंग अमाउंट क्या रहेगा, 100 में से 20 गए 80, तो 4,000 का जो बैलेंस अमाउंट है वो अलॉटमेंट पे हमने लेना है। तो हम पहले ड्यू करेंगे। तो हमेशा पहली एंट्री सिर्फ बैंक अकाउंट की होती है, क्योंकि पैसे हमने एप्लीकेशन मनी रिसीव किया, अगली एंट्री आपकी ड्यू की होती है। तो डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट, 4,000 को हम मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 80 से, 4×8=32, तो 3,20,000 आ गया आपका। फिर हम रिसीव करेंगे, यानी पहले हम ड्यू करेंगे फिर हम पैसा रिसीव करेंगे डिबेंचर होल्डर से। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। अब मैं ये बता रही हूँ कि कैसे जो है जो डिबेंचर हमने इशू किए हैं उसको शो कैसे करते हैं, वो देखिए। अब बैलेंस शीट में देखिए इक्विटीज़ एंड लायबिलिटीज़, यानी इक्विटी और लायबिलिटी एक साथ आती है। पहले हम शेयर कैपिटल की एंट्री करते हैं, उसके बाद जो हेडिंग है वो है नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी की सब हेडिंग है लॉन्ग टर्म बोरिंग, जो कि आपकी डिबेंचर है जो है, उसमें हमने नोट नंबर 1 डाल दिया। नोट नंबर 1 का मतलब क्या है, नोट नंबर 1 में इसकी सारी डिटेल है कि जो डिबेंचर हमने कैसे कैसे इशू किए हैं, वो देखिए बेटा। आप देखिए बेटा, इसमें आप देखेंगे जो है कि आपके जो डिबेंचर्स हैं वो हैं लॉन्ग टर्म डिबेंचर कितने हैं, 4,000 है, 10% डिबेंचर है, 100 रुपये का एक है, तो यानी 4 लाख आ गए, ठीक है।
तो 1 नंबर की जो एक्सप्लेनेशन है ये नोट नंबर की, वो यहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म बोरिंग में दी हुई है। तो डिबेंचर्स आर यूजली जो है लॉन्ग टर्म बोरिंग तब मानेंगे क्योंकि हमने 4 साल के लिए डिबेंचर्स को इशू किया है, ये रिडीमेबल नहीं है 12 महीने के, तो हम इसे लॉन्ग टर्म बोरिंग मानेंगे। ऐसे ही अब बेटा डिबेंचर्स को कई बार हम प्रीमियम पे भी इशू करते हैं, तो क्या करते हैं, वैन डिबेंचर्स आर इशूड एट प्रीमियम, इसका मतलब क्या है, जो फेस वैल्यू है, मान लीजिए एक डिबेंचर की कॉस्ट क्या है 100 रुपये है, हमने इसको फेस वैल्यू के बजाय और एक्स्ट्रा पैसे में इशू किया, ये फेस वैल्यू होती है 100 का शेयर, अगर 100 में होता तो वो पार होता है, अगर 100 रुपये का शेयर जो है डिबेंचर है वो हमने ज़्यादा में इशू किया, यानी 110 पे किया या 120 पे किया, जो 100 रुपये से ज़्यादा अमाउंट है डिबेंचर का वो उसका प्रीमियम कहलाता है। तो यानी 10 रुपये क्या हो गया आपका प्रीमियम। तो प्रीमियम जो है, जो आप डिबेंचर्स को आप ज़्यादा पैसे फेस वैल्यू से इशू कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं हम कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट का मतलब है इसको जो है हम जो है और जनरली सब जगह यूज़ नहीं कर सकते, इसको स्पेशल केसेस में ही यूज़ कर सकते हैं इस पैसे को। जो प्रीमियम होता है डिबेंचर्स का उसको एक स्पेशल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है, उसको बोलते हैं हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिज़र्व अकाउंट। पूरा लिखते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिज़र्व अकाउंट में हम जो प्रीमियम का पैसा है, अब इसे प्रीमियम कितना है 10 रुपये, तो 10 रुपये हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम रिज़र्व में जाएगा। यूजली अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा कि प्रीमियम कब दिया है उसने, तो वो अलॉटमेंट में माना जाता है। आप क्वेश्चन में ये ध्यान रखिए, ये कई बार बहुत ये एक क्वेश्चन किस फॉर्म में आता है कि हम जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट है उसको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। जो कंपनीज एक्ट 2013 ने ये बोला है कि जो पैसा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में है, या तो हम उससे प्रीमियरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ कर सकते हैं, जो हमारे प्रीमियरी एक्सपेंसेस हैं, या हम जो डिस्काउंट है डिबेंचर्स का उसको राइट ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। या जो है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑन डिबेंचर और प्रेफरेंस शेयर है या डिबेंचर्स हैं, उसके लिए भी हम इस सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को यूज़ कर सकते हैं, या फुली पेड बोनस फेयर को इशू कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका जो है एक 3 मार्कर्स या 2 मार्कर्स जो क्वेश्चन या एक नंबर के क्वेश्चनों में आ सकता है कि कहाँ हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को यूज़ कर सकते हैं, या परचेज ऑफ ऑन डिबेंचर। तो ये आपको याद रखना है कि कहाँ कहाँ हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को यूज़ कर सकते हैं। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, जहाँ भी शब्द रिजर्व आएगा तो रिजर्व एंड सरप्लस में उसको लिया जाता है, ठीक है बेटा। जो है अब नेक्स्ट को जो है देखिए, यही मैंने आपको बताया कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में लेते हैं। अब जब डिबेंचर्स मान लीजिए प्रीमियम पे इशू हुए, तो या तो हम लमसम में इशू करेंगे या इंस्टॉलमेंट में इशू करेंगे। अगर हम लमसम में इशू कर रहे हैं तो क्या करेंगे, हम बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ये 2 शब्द तब आते हैं जब हम एक साथ पैसा मांग रहे हैं। तो कितने डिबेंचर हैं, 10,000 के डिबेंचर हैं, 10% प्रीमियम का मतलब क्या है, 100 रुपये पे 10%, तो 100 रुपये पे 10% कितना होगा 10 रुपये, तो आपका 110 का हो गया, तो आपका 10,000 को 110 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 11 लाख आ गया। अब फिर क्या करते हैं, जो डिबेंचर हमने इशू किए हैं उसको हम क्या कर रहे हैं, अलॉट कर रहे हैं। तो डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, हमेशा जो डिबेंचर अकाउंट है उसमें फेस वैल्यू आती है। फेस वैल्यू कितनी है आपकी 100 रुपीज़ है। 100 रुपीज़ को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10,000 जो नंबर ऑफ डिबेंचर से करेंगे। और जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है वो कितना प्रीमियम है एक शेयर का, वो 10 रुपये है, तो 10 रुपये को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये अमाउंट आपका सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में चला जाएगा, ठीक है। तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि या तो लमसम में पे करेंगे या उसको उस पे करेंगे। अब है अगर इंस्टॉलमेंट में सेम क्वेश्चन है, यानी हम एक साथ पैसा नहीं ले रहे, इंस्टॉलमेंट ले रहे हैं, एप्लीकेशन में 50 रुपये ले रहे हैं, अलॉटमेंट में बैलेंस है, बैलेंस किसका, फेस वैल्यू का, तो 100 में से आप 50 गए तो कितने बच गए, तो अलॉटमेंट में हमें कितना पैसा लेना है 50 रुपये, प्लस आपका प्रीमियम का पैसा, क्योंकि प्रीमियम पे इशू करें। अब 20% प्रीमियम है, जो 20% है वो किस पे निकलेगा बेटा, 100 रुपये पे, तो 100 रुपये का 20% कितना हुआ 20 रुपये। अब सबसे पहले हम एप्लीकेशन मनी रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, क्योंकि डिबेंचर नंबर ऑफ डिबेंचर कितने हैं 5000, और एप्लीकेशन मनी एक डिबेंचर की जो है कितनी है 50 रुपये, तो 5000 को 50 से मल्टीप्लाई किया। ऐसे ही डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, जो 9% है वो उसका जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, ये जो 9% है ये लिखना ज़रूरी होता है। तो फिर जो है नेक्स्ट एंट्री क्या है, ड्यू करने की होती है।
डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट। अगर कुछ नहीं लिखा होता, जो प्रीमियम का जो अमाउंट है वो डिबेंचर के अलॉटमेंट पर ही आता है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ये कितना है बेटे, ये 20 रुपये आपका, ठीक है ना। 20 रुपये को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि आपका सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आ जाए। डिबेंचर अकाउंट पे कितना जाएगा बेटा, जितने पैसे हैं आपके, कितने पैसे हैं आपके बचे हुए हैं, 50 रुपये, ठीक है। 50 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5000 से, जो है ये आपके जो है पैसे रह गए थे, जो है 100 में से 50 गए तो 50 रह गए, ये डिबेंचर अलॉटमेंट पे आ जाएंगे, फिर हम पैसे को रिसीव करेंगे। तो इस तरह से जो है आप क्वेश्चन को करना है। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।